Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So my dear children, जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with the topic called as friction. Friction के अंदर हम लोग ने अब तक 3 लेक्चर्स देख लिए हैं. फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, ये सब चीज़ें हम लोग ने देख लिया. सेकंड लेक्चर में हम लोग ने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एंड थर्ड लेक्चर में हम लोग ने देख लिया कि ब्लॉक ऑन ब्लॉक के केसेस में कैसे उसको टैकल किया जा सकता है अगर फोर्स अप्लाई किया गया है लोअर ब्लॉक पे. ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर एक्चुअली पिछले लेक्चर का सेकंड पार्ट समझ लीजिए, कंटिन्यूएशन समझ लीजिए, जहाँ पर आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ब्लॉक ऑन ब्लॉक के केसेस में अगर ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स अगर अप्लाई किया तो फ्रिक्शन कैसे एक्ट होती है. एंड मेजरली सवाल जो पूछे जाते हैं इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कब होती है, ऐसा सवाल जनरली उनका होता है. तो रिलेटिव मोशन कब होती है, ये चीज़ों का भी जवाब मैं आपको दे पाऊंगा. ओके, सो पे अटेंशन माय डियर चिल्ड्रन. Consider a situation where you have a block which is kept on another block. Okay, let me say the first there are these two blocks are having mass m1 and m2. m1 मतलब नीचे वाले ब्लॉक का मास, m2 मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का मास. इसके नीचे डायरेक्टली सरफेस है. अब मान लेते हैं कि भाई ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको μ1 बोल देता हूँ. इन दोनों के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको मैं μ2 बोल देता हूँ. ऐसे μ1 और μ2 दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस हो गए हैं. ओके, अब मान लेते हैं कि भाई ऊपर वाले ब्लॉक पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया है. तो आप तो जानते हो कि ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाला ब्लॉक रोकने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ देगा. m2 को दे रहा है मतलब मैं उसको f2 करके बोल देता हूँ. इसका रिएक्शन फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर एक्ट होगा, दैट विल बी नथिंग बट f2. इस वजह से नीचे वाला ब्लॉक भी आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगी. उसको रोकने के लिए उसके नीचे वाला जो सर्फेस है उसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन देगा. लेट मी कॉल दैट फ्रिक्शन एज f1. ये फ्रिक्शन के वैल्यूज मैंने लिख लिए हैं. अब इसके फ्रिक्शन के लिमिट्स एक बार चेक कर लेते हैं भाई. अब इन दो F2 स्टैंड्स फॉर F2 इज द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सर्फेसेस. ये दो सर्फेसेस के बीच का जो लिमिट है वो कैसे निकालेंगे देखते हैं. F2L कैन बी रिटन एज, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन. उसके ऊपर वाले बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन क्या एक्ट हो रही है, उसके ऊपर वाले पर नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो m2g होती है. ये हम लोग ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखा है. कोई भी एक ब्लॉक अगर रखा है तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्ट होता है, इट इज बेस्ड ऑन द mg फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट हो रही है. अब उसके ऊपर एक और ब्लॉक होता तो वो भी mg इसके ऊपर एक्ट होती थी. अब यहाँ पर F1L अगर निकालने की कोशिश करें तो F1L इनके बीच का ये सरफेस का फ्रिक्शन है. ये सरफेस का फ्रिक्शन इज नथिंग बट इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज μ1 मल्टीप्लाइड बाय इसका नॉर्मल रिएक्शन. इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन बैठ रही है m1 m2 दोनों की वजह से ये. सो बेसिकली समझ लीजिए कि इसके ऊपर अगर एक और ब्लॉक है तो उसका भी मास यहाँ पर एक्ट होगा. सो m1g प्लस m2g कुल मिलाकर एक नॉर्मल रिएक्शन देती है, दैट इज m1 प्लस m2g होगा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू. सो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि भाई नॉर्मल रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हम लोग को पता चल गया फ्रिक्शन का लिमिट कितना होता है करके. लिमिट तो दोनों का ही पता चल गया. अब ध्यान से सुनना. मान लीजिए हम लोग ने इस फोर्स को अगर फोर्स बढ़ाते गए, फोर्स जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना F2 बढ़ेगा, मतलब फ्रिक्शन सेकंड वन फ्रिक्शन बढ़ेगा. F2 जितना बढ़ेगा ये F2 भी बढ़ेगा, ये F2 जितना बढ़ेगा ये F1 बढ़ेगा. बेसिकली सब एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेगी. दैट मीन्स इनिशियली जो है पूरा का पूरा ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे, मूव ही नहीं होंगे. कब तक नहीं मूव होंगे, किसी एक का लिमिट जब तक नहीं क्रॉस होता तब तक तो नहीं मूव होंगे. मान लेते चलो अगर अभी, हाँ वो भी डिपेंड करता है कि भाई पहला कौन सा लिमिट क्रॉस होगा. दैट डिपेंड्स कि ये F2L और F1L में कौन छोटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जो भी छोटा रहेगा उसका लिमिट जल्दी क्रॉस हो जाता है, पहले क्रॉस होगा. जो बड़ा रहेगा उसका लिमिट उसके बाद ही क्रॉस होगा. ओके, अब मान लेते हैं कि एक कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि F2L का जो लिमिट है वो छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू F1L. मतलब ऊपर वाला लिमिट छोटा है एज कम्पेयर टू नीचे वाला लिमिट. ऐसे केसेस में क्या होंगे अब देख लेना. ऊपर वाला लिमिट अगर छोटा रहेगा तो क्या होगा, मान लीजिए मैं फोर्स बढ़ाऊंगा, फोर्स बढ़ाने के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा. एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पर ऊपर वाला लिमिट सबसे पहले क्रॉस होगा. क्यों, ऊपर वाला लिमिट छोटा है. तो मान लीजिए F2L 10 है और F1L 15 है, तो नंबर अगर बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 करके बढ़ाते जाएंगे तो सबसे पहले कौन क्रॉस होगा, 10 क्रॉस होगा ना. दैट मीन्स ऊपर वाला लिमिट सबसे पहले क्रॉस हो जाएगा. ओके, क्योंकि उसको हम लोग ने छोटा अज्यूम किया है. अब ये क्रॉस हो जाएगा, मैं बोलूँगा व्हेन, मैंने जो अप्लाई किया वो फोर्स है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू F2L से हो गया तो क्या होगा, ऊपर वाला ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड होना शुरू हो जाएगा. लेकिन नीचे वाला ब्लॉक स्लाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाले को जिसने पकड़ के रखा है F1 वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है.
तो जब तक मैं F1 को क्रॉस नहीं करूंगा ना तब तक नीचे वाला हिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स अगर F2L का वैल्यू F1L से छोटा है तो सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेलरेट करेगा, ऊपर वाला मास ही एक्सेलरेट करेगा। दैट मीन्स व्हेन F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू F2L या फिर ग्रेटर देन F2L, मास M2 स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, M2 स्टार्ट होगा एक्सेलरेट करने। अब कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा ये तो आप जानते ही हो, तो एक्सेलरेशन ऑफ A2 क्या हो जाएगा, ओके एक्सेलरेशन ऑफ A2 हो जाएगा उसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज F माइनस F2L अपॉन उसका मास, इतना एक्सेलरेशन होगा। F2L का वैल्यू किधर है भाई, F2L का वैल्यू डाल दीजिए, बात खत्म। तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा एंड कितने फोर्स पे एक्सेलरेट होगा, जब भी उसका फोर्स F2L के वैल्यू से बड़ा रहेगा। F2L के वैल्यू से बड़ा मतलब μ2 m2g के वैल्यू से बड़ा रहेगा तो ही वो एक्सेलरेट होगा, ओके एंड उसी टाइम पे फर्स्ट वाले का, ये तो सेकंड वाले का एक्सेलरेशन हो गया राइट, तो उसी टाइम पे फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा, फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन हमेशा ही 0 होगा क्योंकि फर्स्ट वाले को एक्सेलरेट करना है तो F1 को क्रॉस करना होगा। F1 क्रॉस हो रहा ही नहीं ना, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्यों F1 नहीं क्रॉस होगा, क्योंकि F1 को क्रॉस करने वाला कौन होना चाहिए, F2 होना चाहिए। अभी F2 का लिमिट F1 के लिमिट से अगर छोटा है, F2 तो F2 के लिमिट से बढ़ ही नहीं सकता है, तो दैट मीन्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि दिस फोर्स इज गोइंग टू ओवरकम द अदर फोर्स। दैट्स द रीजन व्हाई नीचे वाला ब्लॉक कभी मूव ही नहीं होगा। ये होगा फर्स्ट केस। सो अगर F2L is less than F1L then this is going to happen कि भाई नीचे वाला ब्लॉक कभी एक्सेलरेट होगा नहीं, ऊपर वाला ब्लॉक एक्सेलरेट होगा इतने वैल्यू से। चलो चेक करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में वी आर अज्यूमिंग कि इफ F1L is लेस देन F2L, अगर ये सिचुएशन आपके सामने है जहां पर F1 जो है वो लेस देन F2 रहेगा। चलो ऐसे केसेस में क्या होगा, अभी आप तो जानते हैं कि मैं जितना फोर्स को बढ़ाऊंगा उतना F2 बढ़ेगा, जितना F2 बढ़ेगा इतना ये F2 बढ़ेगा, जितना ये F2 बढ़ेगा उतना F1 बढ़ेगा। अब यहाँ पर केस जो है ना, F1L का वैल्यू मान लीजिए 10 है, F2L का वैल्यू मान लीजिए 15 है। दैट मीन सबसे पहले कौन क्रॉस होने वाला है, 10 क्रॉस होने वाला है। मतलब इन सब में से सबसे पहले कौन क्रॉस होगा, F1 क्रॉस होगा। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा। दैट मीन्स जैसे ही मेरा फोर्स जो है ना F1L के लिमिट से बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा। ओके, सो व्हेन my force is greater than F1L, okay, the whole system accelerates, पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, सिस्टम का एक्सेलरेशन एक कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा, मैं उसको AC करके बुला लेता हूँ। कॉमन एक्सेलरेशन कितना रहेगा, पूरे सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट हो रही है। आप बोलोगे सर F2 F1 इतना फोर्स एक्ट हो रही है। बेटा सी आपको कंसिडर करना है तो पूरे सिस्टम पे वो भी कंसिडर कर लीजिए, लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पूरे सिस्टम पे F2 इस तरफ है, F2 उस तरफ है, ये दोनों F2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा अगर पूरे सिस्टम को एक सिंगल यूनिट करके अज्यूम करेंगे। एंड बचेगा कौन, F बचेगा, F1 बचेगा। वरना सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो पूरे सिस्टम पे बाहर से कितना फोर्स एक्ट हो रही है उतना ही देखो, अंदर के फोर्सेस को मत देखो। इंटरनल फोर्सेस को वैसे भी हम लोग कहीं पर देखते नहीं है, ये हम लोग ने सीखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। सो ओवर हियर द एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नली कौन कौन आया, F आया माइनस ये F1L जो है ना सरफेस से आया है। सो F1L L तक पहुंच गया ना, ऑब्वियसली लिमिट क्रॉस करने के बाद ही तो एक्सेलरेट होगा, उसके पहले थोड़ी एक्सेलरेट होगा, इसी वजह से F1L ही लिख लेना आपको, अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2। ये आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होगा। ये कब होता है, जब हमारा फोर्स जो है वो F1L से बड़ा हो जाएगा, तब जाके ये सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है भाई, अभी ये एक्सेलरेट हो रही है सॉरी, अभी ये एक्सेलरेट हो रही है। अब जानते हैं कि अभी चलो ये चेक करते हैं कि M1 और M2 के बीच में रिलेटिव मोशन कब होना शुरू होगा। कब होना शुरू होगा M1 और M2 के बीच में रिलेटिव मोशन, जब हमारा F2 जो है ना वो भी अपना लिमिट क्रॉस करेगा, तब जाके होगा M1 और M2 के बीच में रिलेटिव मोशन। ओके, अभी चलो कोई भी एक बॉडी को कंसिडर करते हैं। चलो यहाँ पर इस ऊपर वाले बॉडी को ही कंसिडर करते हैं। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी। ओके, when F2 reaches F2L, the M1 या फिर M2 moves with respect to M1।
मतलब m2 जो है ना वो m1 के हिसाब से मूव हो गया, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब उसको एक सेपरेट एक्सेलरेशन होगा, अब वो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो या फिर वो जो फोर्स होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एनीवे वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी चलो इसके ऊपर का जो टोटल फोर्स होगा, चलो मान लेते हैं कि भाई अभी m2 के ऊपर का टोटल फोर्स F माइनस क्या होगा, F माइनस F2L होगा, ये तो आप जानते ही हो। m2 के ऊपर फोर्स क्या है, F माइनस F2L। अब ये ठीक है, मैं ना m2 ऑलरेडी कॉमन एक्सेलरेशन के लिए ये सब ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल हम लोग वापस कंसिडर कर सकते हैं। m2 के ऊपर का जो टोटल फोर्स है दैट इज नथिंग बट F माइनस F2L, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, दिस इज वन मेथड। या फिर नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर देखना है वैसे भी देख सकते हैं, दैट इज नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर अगर देखना है तो कैसे देखेंगे आप, दैट विल बी F2L माइनस F1L इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो कोई भी एक ब्लॉक आप कंसिडर कर सकते हैं, ऊपर वाला एक्सप्रेशन कंसिडर करो या फिर नीचे वाला एक्सप्रेशन कंसिडर करो, इन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन आप कंसिडर कर सकते हैं, उसके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी। ओके आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा कंसिडर करना है, टोटली योर विश। ओके अभी एनीवे मैं काम करता हूँ, इस पे काम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल देता हूँ मैं, दैट विल गिव मी F माइनस F2L is equal to m2 multiplied by acceleration. Acceleration is how much, F minus F1L upon m1 plus m2। अब आपको इसमें से क्या करना है, इसमें से इसको सॉल्व करके f को अकेला कर देना है, बाकी सबको दूसरे तरफ कर देना, फिर आपका आंसर हो गया सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। F2L की जगह पे क्या डाल सकते हैं आप, μ2 m2g। F1L की जगह पे क्या डाल सकते हैं आप, μ1 m1 प्लस m2g, ये आप डाल सकते हैं। ओके एनीवे वन बाय वन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आई विल डू वन थिंग, f माइनस इस चीज़ को इस तरफ लेके आना, दैट इज f माइनस f अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ओके अब बाय द वे ये भी तो है ना, मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू, ये F2L को उस तरफ लेके जाते हैं, F2L माइनस F1L अपॉन m1 प्लस m2। इसमें से आप f को कॉमन निकाल दीजिए, बाकी सबको दूसरे तरफ लेके जाइए, दैट मीन्स f इज इक्वल टू 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू F2L के जगह पे आप लिख सकते हैं μ2 m2g माइनस अगर आप देखेंगे माइनस F1L के जगह पे लिखेंगे μ1 m1 प्लस m2g, μ1 m1 प्लस m2g लिखेंगे तो m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस μ1g। ये मैंने क्या किया, स्पेस सेविंग के लिए किया बेसिकली। अब इसको बेसिकली हम चाहिए तो एलसीएम निकाल सकते हैं, सो f मल्टीप्लाइड बाई इसका एलसीएम निकाल दीजिए, m1 प्लस m2 माइनस m2 गिव्स यू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इट्स लाइक μ2 m2 माइनस μ1 इंटू जी। भूलना मत बच्चे लोग, यहाँ पर एक्चुअली जब ब्रैकेट ओपन किया तो इसके साथ भी m2 आता है, ये m2 यहाँ पर लिखना बाकी है। आई विल डू वन थिंग, ये m2 लिख लूँगा, ये m2 को अगर लिख लिया ना तो ये कॉमन निकालते वक्त क्या होगा पता है, m2g कुल मिलाकर कॉमन आ सकता है। So this will be μ2 minus μ1 in the bracket m2g। ओके ठीक है, इतना आ गया। अभी इसको नीचे लेके जाइए, बात खत्म, इसको मतलब उस तरफ लेके जाइए। सो कुल मिलाकर हमारे f का एक्सप्रेशन हो जाएगा μ2 minus μ1 in the bracket m2 अपॉन m1, और ये μ2 माइनस μ1 के नीचे ये m1 नीचे आएगा, दैट मीन्स m1 प्लस m2 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g ऊपर की तरफ आ जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर फोर्स। अगर आपका फोर्स का वैल्यू इससे बढ़ेगा तो ही m1 और m2 के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ओके इससे बढ़ेगा तो ही m1 और m2 के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। सो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अगर दिमाग में रख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, इस वैल्यू से बढ़ रहा है तो आपका रिलेटिव मोशन हो जाएगा, नहीं बढ़ रहा है तो नहीं होगा। अदरवाइज ये लॉजिक अगर दिमाग में रखेंगे तो आप खुद होकर भी ड्राइव कर सकते हैं इस चीज़ को। आई बिलीव ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को ज़रा पॉज करके प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। आई बिलीव आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। सो बच्चे लोग, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि ब्लॉक ऑन ब्लॉक के केसेस में ऊपर वाले ब्लॉक पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो कैसे कैसे सिचुएशंस अराइज हो सकती है। आई बिलीव ये लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल था आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टेक केयर, बाय बाय।